स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की हम कुछ क्लासेस ले रहे हैं जिसमें हम यूपी पीएससी 2024 और यूपी आरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने उत्तर प्रदेश का बजट देखा था, आप लोगों को बहुत पसंद आया बजट और आपने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण भी लाया जाए ऐसे ही कम समय के वीडियो में। तो हम उस पे आज बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया जाएगा। हम बहुत कम समय में कम पढ़ें काम का पढ़ें के नारे के साथ उन सभी चीजों को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में या किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण में से क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर चीजों से पूछे जाते हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम पूछता है, यानी प्रति व्यक्ति आय पूछेगा, या फिर आपसे दूध का उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन, है ना, या फिर फूड प्रोडक्शन, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान, जीएसवीए में योगदान, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही। ये सब तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस कर लेंगे और आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश का 2022-23। एक चीज और, क्योंकि ये 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें सरकार अपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा रखती है सदन में और बताती है कि हमने लास्ट ईयर में क्या क्या जो है उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे अगर हम 2022-23 की बात कर रहे हैं तो जो डेटा होगा वो सब 2021-22 पर आधारित होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डेटा पुराना तो नहीं है, डेटा लेटेस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 लेटेस्ट है, 2024 के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के हम कवर कर रहे हैं। जबकि बजट जो होता है वो आगामी जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका एस्टीमेट होता है। तो एस्टीमेट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं और जो उपलब्धि है, जो सरकार ने अचीवमेंट हासिल की है, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से काउंट की जाती है। तो जो पूरा डेटा होगा वो आपको 2021-22 दिखाई देगा हर जगह। चलिए अब शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश इंग्लिश में रहेगा यानी बाइलिंगुअल, इसको डिस्कस करेंगे। कुमार पंकज के साथ आप पढ़ रहे हैं और क्रैक नाउ पे आपका आगमन हो चुका है। चलिए शुरू से देखते हैं काम की बातें, कहां से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय से या पर कैपिटा इनकम से। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 70,792 है। कितनी है? 70,792। ये किस प्राइस पे है? तो प्रचलित मूल्य पे या फिर करंट प्राइस पे है। करंट प्राइस पे है ना, इसमें इन्फ्लेशन ऐड होता है, तमाम चीजें इसमें ऐड होती हैं। तो 70,792 हमेशा जो चीज करंट प्राइस पे होगी वो महंगी होगी, उसका जो है अनुपात ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसका जो नंबर है, डिजिट है, वो बड़ी होगी। तो प्रति व्यक्ति आय 70,792 है प्रचलित मूल्य या फिर करंट प्राइस पे, और 42,525 है स्थायी कीमतों पर यानी जो फिक्स प्राइस पे। और फिक्स प्राइस को बेस ईयर क्या माना जाता है? 2011-12 बेस ईयर है, उसी पे ये डाटा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय 70,792 प्रचलित मूल्यों पर और 42,525 स्थायी कीमतों पर या फिर स्थायी मूल्य पर। अब आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कही गई है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इंग्लिश में भी इसको कहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आया है और उत्तर प्रदेश ने 3.75 करोड़ पंजीकरण किए हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कितने किए? 3.75 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। और ये जो डेटा है, सरकार ने कहा कि हमने ऐसा मार्च 2022 तक कर लिया था, तो ये भी सरकार ने बात डिस्कस की। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, सब महत्वपूर्ण बातें हैं। वहीं सरकार ने कहा कि स्टैंड अप योजना में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। स्टैंड अप योजना शुरू की गई थी केंद्र के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना में खोले गए खातों की संख्या के क्रम में भी देश में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी रोजगार जो है गारंटी एक्ट की यानी मनरेगा की, तो ये मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ जो है मानव दिवस सृजन किए गए हैं। कितने? 32 करोड़ मानव दिवस, यानी टोटल जो मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो 32 करोड़ जो है दिवस के रूप में उन्होंने कार्य किया है। इसके मामले में भी जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और मजदूरी दर उत्तर प्रदेश में, ये क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है
कि मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश की जो है मजदूरी दर कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश की जो मजदूरी दर है वो है 213 रुपीस। कितनी है? 213 रुपीस, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम पशुधन की बात करें, है ना, उत्तर प्रदेश में, तो कुक्कुट को छोड़ के पशुधन में देश में प्रथम स्थान है। यानी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जो है गाय भैंस जितनी भी चीजें हैं, उसमें कुक्कुट को हटा दिया जाए तो कुक्कुट को छोड़कर पशुधन में देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 329 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन किया है। ध्यान रखिएगा कितना है? 329 लाख मीट्रिक टन। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि देश में दूसरा स्थान है अब उत्तर प्रदेश का मिल्क प्रोडक्शन में। आप सब लोगों को पहला पता रहता होगा, लेकिन इस वर्ष जो है राजस्थान पहले पे है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान को फर्स्ट पोजीशन मिली है और जो है सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश खिसक गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन बन सकता है। दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में 329 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है, जिसमें 4.8% की ग्रोथ भी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और राजस्थान पहले पोजीशन पे है। उसके बाद अगर हम एग प्रोडक्शन की बात करें यानी अंडा उत्पादन की बात करें तो 108 करोड़ अंडे प्रतिवर्ष उत्पादित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं अंडा उपभोग की बात करें यानी कंजप्शन की बात करें अंडा की, तो 473 करोड़ अंडे प्रतिवर्ष कंज्यूम किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के निवासियों के द्वारा। यानी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है एग को। तो ध्यान रखिएगा, अंडा उत्पादन कितना? 108 करोड़, अंडा उपभोग है 473 करोड़। वहीं प्रदेश में अगर हम कुछ चीजों में उपलब्धता की बात करें यानी अवेलेबिलिटी कितनी है पर्टिकुलर चीजों की, कमोडिटीज की, तो दूध मिल्क की पर पर्सन हम बात कर रहे हैं तो 370 ग्राम प्रतिदिन मिल पाता है प्रति व्यक्ति को मिल्क। वहीं अगर हम मांस की बात करें तो मांस जो है 4530 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं मांस का उत्तर प्रदेश में, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन 4530 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है कंज्यूम किया जा सकता है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं एग 15 अंडा प्रति व्यक्ति उपलब्धता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं बागवानी फसलों का उत्पादन, और ये 1000 मीट्रिक टन में है, प्रति 1000 मीट्रिक टन देख रहे हैं। तो आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है 15,555 आलू का उत्पादन 15,555 हजार मीट्रिक टन। और इसका देश में योगदान कितना है? तो 30.32%, यानी इंडिया का 30.32% जो है जो आलू है ना, जो पोटैटो प्रोडक्शन है वो 30.32% इंडिया का अकेले उत्तर प्रदेश करता है 15,555 हजार मीट्रिक टन के साथ। वहीं आम की बात करें तो 4,551 मीट्रिक टन है, यानी 45-51। आलू कितना? 15,555, आम कितना है? 45-51, और इसका देश में 20.86% जो है योगदान है उत्तर प्रदेश का आम में। वहीं अमरूद में 928 हजार मीट्रिक टन, है ना, 928 हजार मीट्रिक टन जो है उत्पादन हो रहा है अमरूद का, जो भारत में 22.90% का योगदान देता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं प्रदेश सरकार द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे फैक्ट्स ऐड किया है एक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति लागू की गई है, जो न्यू पॉलिसी है एमएसएमई के लिए, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए नई पॉलिसी लाई है। रोजगार सृजन में 15% योगदान ये एमएसएमई क्षेत्र देगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कब ये जो है एमएसएमई नई पॉलिसी लाई गई है, तो 28 सितंबर 2022 को न्यू एमएसएमई पॉलिसी लागू की गई, और इनका अनुमान है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें 15% का जो है कंट्रीब्यूशन देगी एमएसएमई सेक्टर। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बात। प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, यानी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन पर पर्सन कितना हो रहा है, तो 317 किलोवाट घंटा। कितना हो रहा है? 317 किलोवाट घंटा
प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन हो रहा है, वहीं प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग देखें यानी कंजप्शन देखें तो वो कितना निकल के आता है 634 किलोवाट घंटा। यानी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जितना हम कंजप्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन उससे काफी कम है। 317 किलोवाट घंटा प्रोडक्शन है और 634 किलोवाट घंटा हमारा कंजप्शन है। वैसे ही एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में जन्म दर यानी बर्थ रेट कितना है, तो 25.1 प्रति थाउजेंड है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ रेट काफी हाई है उत्तर प्रदेश में, वर्तमान समय में भी कम किया है लेकिन उसके बाद भी हाई है। तो बर्थ रेट कितना है 25.1 प्रति थाउजेंड। मृत्यु दर डेथ रेट कितना है 6.5 प्रति हजार, ये भी काफी कम किया गया है। और शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट्स मोर्टालिटी रेट की हम बात कर रहे हैं, तो इन्फेंट्स मोर्टालिटी रेट कितना है 38 प्रति हजार, यानी 1000 में से 38 जीवित जो जन्म लेने वाले शिशु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 38 की। यानी जन्म लिया और उसके बाद जीवित थे वो जन्म लेने के समय और फिर मृत्यु हो गई, तो ऐसे 38 बच्चे होते हैं 1000 में से। और मोर्टालिटी रेट ओवरऑल की बात करें तो 6.5 है पर 1000 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए एक विजन लाई है उत्तर प्रदेश सरकार, और इस विजन का नाम है विजन डॉक्यूमेंट 2030। क्या नाम है? विजन डॉक्यूमेंट, इसका नाम रखा गया है विजन डॉक्यूमेंट 2030। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आई है उत्तर प्रदेश सरकार, तो इसका नाम है विजन डॉक्यूमेंट 2030। इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं की बात की गई है, वो बिंदु भी देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से जो हैं वो बिंदु हैं। तो वो बिंदु हैं सबका सतत एवं स्थायी विकास यानी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, कमजोर वर्गों को प्राथमिकता, जो लोग कमजोर है वीकर सेक्शंस है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, न्यायिक एवं सुरक्षित वातावरण यानी जुडिशरी लेवल पे भी जो है सुशासन होना चाहिए और सबके लिए जो है सेफ एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। अवसरों का सृजन यानी सबके लिए जो है अवसर दिए जाए, सबको समान जो है सुविधाएं मिले तो अवसरों का सृजन है। शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण है यानी हेल्थ एडुकेशन है, न्यूट्रिएंट सबको मिले। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, और ये पर्यावरण जो है सबके लिए जो है एनवायरनमेंट है वो सबके लिए सुरक्षित भी होना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट भी करके रखना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबका सतत एवं स्थायी विकास, कमजोर वर्गों को प्राथमिकता, सुशासन, न्यायिक एवं सुरक्षित वातावरण, अवसरों का सृजन, शिक्षा स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, और सातवां अगर इसमें ऐड करो तो वो ध्यान रखिएगा वो है कि जो है जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए 2024 की एक रूपरेखा भी तैयार की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं जहां से क्वेश्चंस और भी बनते हैं, और ये ध्यान से देखिएगा। 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार मैंने आपको कहा था अगर बजट हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं 22-23 का तो डाटा उसमें होगा 21-22 पे बेस्ड, क्योंकि लास्ट ईयर का हम जो है उपलब्धि देखते हैं, अचीवमेंट्स पढ़ते हैं। तो 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार स्थिर कीमतों पे यानी बेस प्राइस पे, और बेस ईयर हमने क्या ले रखा है, तो बेस ईयर मेरे प्यारे बच्चों हमारी सरकार ने माना हुआ है, सेंटर के द्वारा डिसाइड किया गया है 2011-12। ठीक है, तो 2011-12 के बेस ईयर को अगर हम अनुमान लगाएं तो बेस ईयर स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट कितनी है, तो स्थिर कीमतों यानी फिक्स प्राइस पे है 9.64%। कितनी है? 9.64%। आप सीधा सा इसको ध्यान रखिए याद करने के लिए कि अगर आपसे पूछे कि जीएसडीपी में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी रही जीएसडीपी में, और वो दो चीजों पे पूछेगा, या तो पूछेगा बेस ईयर यानी स्थिर कीमत पे फिक्स प्राइस पे तो वो 9.64% है, या फिर करंट प्राइस पे पूछेगा तो वो 16.76% है। इजी है, आपको ध्यान रखना है, ये भूल जाइए क्या लिखा हुआ है इतना लंबा। बस आपसे पूछेगा कि जीएसडीपी में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे करंट प्राइस पे जीएसडीपी की ग्रोथ कितनी है, तो करंट प्राइस पे पूछेगा तो आपने 16.76 बताना है। बेस प्राइस पे या स्थिर कीमतों पे पूछेगा
तो 9.64 पर बताना है। और जीएसडीपी आप जानते हो बहुत बेहतर, इसमें बताने जैसी बात नहीं है। वहीं अगर जीएसडीपी ना पूछे तो जीएसवीए पूछ सकता है, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन पूछ सकता है, सकल मूल्य वर्धन पूछ सकता है कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो जीएसवीए की वृद्धि अगर अगर हम बात करें जो है बेस प्राइस पे, तो वो 9.49 है। देखो यहाँ 9.64 है, उसमें थोड़ा कम हो जाता है, जीएसवीए में वैल्यू एडिशन में 9.49 हो जाता है। वहीं करंट प्राइस पे जीएसवीए की ग्रोथ कितनी है, 14.84। देखो वहां कितनी है 16.76, यहाँ 14.84, तो थोड़ा कम है जीएसवीए में, और जीएसडीपी में जो है ज्यादा है थोड़ा सा। और ये होता भी है क्योंकि यहाँ वैल्यू एडिशन चेक करा रहा है और यहाँ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस होना स्वाभाविक है। मैंने एक ही जगह रख दिया है, आराम से याद करिए। जीएसडीपी 9.64 है बेस ईयर पे, अगर आप करंट पे देखोगे तो ज्यादा मिलेगा, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन और दूसरे कारण ऐड हो जाते हैं, तो 16.76% है। वैसे ही जीएसवीए में बेस फिक्स प्राइस पे आपका 9.49 है, और अगर आप उसे करंट प्राइस पे देखोगे तो वो भी बढ़ा हुआ दिखेगा 14.84%। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्षेत्रवार, यानी सेक्टर वाइज जीएसवीए में योगदान किस सेक्टर का कितना है, ये पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है ये, आपसे सीधे पूछेगा कि प्राइमरी सेक्टर का जो है जीएसडीपी में कितना योगदान रहा उत्तर प्रदेश में, तो आपको बताना होगा। अगर फिक्स प्राइस पे पूछ रहा है तो प्राइमरी सेक्टर का 25.33 है, सेकेंडरी का 26.74 है, और टर्सरी का 47.92 है। ध्यान रखिए, फिर से देखिए, अगर स्थायी कीमतों पर आपसे जीएस बीए में योगदान पूछ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में योगदान पूछ रहा है, तो स्थायी कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र है 25%, द्वितीयक है 26% और तृतीय है 47%। 25, 26, 47 भी याद रखोगे तो एलिमिनेट कर दोगे, ऑब्जेक्टिव है एग्जाम। ठीक है, आपको एमसीक्यूज पे टिक करना है, हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, 25, 26, 47। ठीक वैसे ही अगर आपसे प्रचलित कीमतों पे पूछे, यानी करंट प्राइस पे पूछे, तो 28, 24 और 46 है। कितना है, 28, 24, 46, यानी 28.44, 24.61, 46.9%। इतना याद रहेगा। देखो यहां से 25 से 28 यहाँ पे बढ़ा है स्थायी कीमतों पर, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर कम हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 24.61 है, और टर्सरी 47.92 है, और यहाँ पे 46.95 है। तो यहाँ थोड़ा जो है आपको डिफरेंस दिखाई देगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, कभी समस्या बाद में हो जाए। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे पूछ सकता है कि जीएसवीए में योगदान तो ठीक है, ग्रो कितना किया है लास्ट ईयर से, तो आप अगर देखोगे स्थायी कीमतों पर तो 14.9% की ग्रोथ हुई है प्राइमरी सेक्टर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है 10.32% की, और टर्सरी सेक्टर में 6.53 की ग्रोथ हुई है, और तब ये पहुंचा है 25.33, 26.74 और 47.92। वहीं अगर प्रचलित कीमतों पे भी देखें तो 16.16 की वृद्धि हुई है प्राइमरी में, सेकेंडरी में 14.90 की ग्रोथ हुई है, और टर्सरी में 14.02 की ग्रोथ हुई है। ये बात भी याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और 2 दिन देख लोगे, जीवन आसान है। 25, 26, 47 स्थायी, 28, 24, 46 प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में सेक्टर वाइज जो है कंट्रीब्यूशन। अब आपने देख लीजिए कि भाई रिवेन्यू रिसिट पूछ लेता है कि सरकार ने रिवेन्यू कलेक्शन जो किया लास्ट ईयर में वो कैसे कैसे किया, तो 2020-21 के आंकड़े ही होंगे ऑब्वियसली। इसमें सरकार का जो टोटल रिवेन्यू आया है, रिवेन्यू राजस्व की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ब्याज ब्याज नहीं है। तो रिवेन्यू जो टोटल कलेक्शन हुआ वो हुआ 2,96,176 करोड़ रुपए, 2.96 लाख करोड़ रुपीस, या 296,176 याद रखो, जीवन आसान है, 296,176 करोड़ रुपए टोटल रिवेन्यू आया, टैक्सेस का कलेक्शन हुआ। उसमें 2,96,176 में है ना, 2,96,000 ऐसे याद रखिए। तो इसमें स्टेट का अपना कितना था, 1,31,000, 2,96,000 में 1,31,743 राज्य यानी स्टेट द्वारा खुद कलेक्शन किया गया, और 1,64,332 का सेंटर ने जो कलेक्शन किया था वो, और सेंटर ने जो इनको जो है अनुदान दिया, हेल्प करी वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 40% के आसपास है और ये 60% के आसपास है।
तो आपने ध्यान रखना है 296 में 131,743 स्टेट का खुद का कलेक्शन है और 164,332 सेंटर ने हेल्प की है। ये स्लाइड भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आप इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो सरकार ने कलेक्शन किया है रेवेन्यू का, उसमें किस सेक्टर का कितना योगदान है। और ये क्वेश्चन यूपी आरओ में पूछा जा चुका है पहले। तो राज्य के स्वयं के कर राजस्व में अगर आप देखो, यानी स्टेट ने, हमने सेंटर का तो देख लिया, सेंटर ने तो जीएसटी में से दिया है या फिर हेल्प करी है ना, अनुदान दिया है। लेकिन स्टेट ने जो अपना कलेक्शन किया है, जो हमने स्टेट का पीछे कलेक्शन देखा, फिर से एक बार दिखा दूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो 131,743 जो स्टेट ने कलेक्ट किया है, तो ये कितना है 131,743। इसमें 131,743 में जो कलेक्शन आया, ये जीएसटी की हिस्सेदारी है 40%। कितनी है, यानी जीएसटी जो सेंटर ने कलेक्ट किया, उसमें स्टेट का जीएसटी में कितना निकलता था, तो ये निकला 40%। उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क है, यानी इन्होंने जो प्रोडक्ट पे जो है चार्जेस लगाए हैं, ये ध्यान रखेंगे, राज्य का उत्पाद शुल्क है ना, जो प्रोडक्ट बनाए गए उन पे जो चार्जेस लगे वो है राज्य उत्पाद शुल्क 22.28%। उसके बाद फिर वैट है, तो आपको पता होगा जीएसटी है ना, जीएसटी में एक तो जो है वैट नहीं जुड़ता है, वैट जो है, जो जीएसटी में वैट तो जुड़ता है, लेकिन मनोरंजन कर और जो आपका पेट्रोलियम है, जीएसटी में 2-3 टैक्स हैं जो ऐड नहीं होते, ध्यान रखिएगा। वैट तो जीएसटी में आ जाता है, लेकिन मनोरंजन कर एक तो जीएसटी में नहीं लगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मनोरंजन कर जीएसटी में शामिल नहीं है। और उसके बाद आपका जो पेट्रोलियम पे जो टैक्सेस लगते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते, पेट्रोलियम पे भी इसमें जो चीजें हैं वो शामिल नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखना है, जीएसटी में वैट है, मनोरंजन कर, पेट्रोलियम कर, ये सब इसमें जो है चार्जेस शुल्क जो है वो नहीं होते। तीसरे नंबर पे वैट है और चौथे पे आपका आता है, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क 13.46%। आपसे सीधे सीधे पूछेगा स्टेट ने जो अपना कलेक्शन किया उसमें कितना कितना योगदान है, तो सबसे ज्यादा है जीएसटी की हिस्सेदारी, फिर राज्य उत्पाद शुल्क की हिस्सेदारी, फिर वैट है, फिर उसके बाद स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के ऋण के स्रोत क्या है, यानी सरकार ने ऋण लिया है ना, पब्लिक डेट, पब्लिक डेट की बात हो रही है। तो स्टेट ने जो पब्लिक डेट लिया है वो कहां कहां से पब्लिक डेट लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बाजार ऋण लिया है, यानी मार्केट डेट है सबसे ज्यादा, और ये कितना है 65.7% है। और दूसरे नंबर पे है अल्प बचत निधि, स्मॉल सेविंग्स जो होती हैं, उसमें से सरकार को प्राप्त हुआ है 6.60%, यानी लोगों ने स्मॉल सेविंग्स में पैसा लगाया और सरकार ने उसका उपयोग किया, वो है 6.6%। और सबसे ज्यादा है बाजार ऋण, सरकार ने ओपन मार्केट में जो है पैसा कलेक्शन किया है, चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाते हो या और दूसरी चीजों के माध्यम से। तो बाजार ऋण पहले पे, अल्प बचत निधि दूसरे पे। एक और महत्वपूर्ण बात पूछता है कि सरकार ने जो है एक्सपेंडिचर किया है लास्ट ईयर में, है ना, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, खर्चा जो किया है सरकार ने, जो व्यय किया लास्ट ईयर में, उसमें कितना व्यय किया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा पूंजीगत व्यय, यानी कि आपसे पूछेगा कि जो है सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो पूंजीगत परिव्यय है 6.05%, यानी टोटल जीएसडीपी का 6.05% खर्च किया गया पूंजीगत परिव्यय पे, है ना। ये अच्छा होता है ना। ये जो है कैपिटल अमाउंट है जो आपको पता होना चाहिए कि कितना है। इससे क्या है, एसेट का जनरेशन होता है, सरकार बंदरगाह सड़क आदि बनाती है, तो वो पूंजीगत परिव्यय कहलाता है 6.05%। वहीं वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान, ये कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार ने अपना टोटल जीएसडीपी का 60.7% खर्च किया है, यानी मानिए सरकार की टोटल जीएसडीपी थी 100 रुपए, तो उसमें से 60 रुपए खर्च कर दिए सरकार ने वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान में, जो अच्छा नहीं है, उससे कोई जो है लौट के आना नहीं है सरकार के पास। तो 60 रुपए तो चले गए यहाँ पे, बचे 6 रुपए। 6 रुपए जो है सरकार ने पूंजीगत परिव्यय यानी एसेट का निर्माण करने में बनाए हैं, जिसमें बंदरगाह, पोत या जो भी चीजें हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में, सड़क, भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण आदि, उसमें सरकार ने किया है 6 रुपया 5 पैसा। बाकी सब खर्च हुआ है अन्य खर्चों पे, वो आपसे पूछेगा नहीं। अब आ जाते हैं विनम्र निवेदन पे। वीडियो जो है इतना ही सर्वे से आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आया और पढ़ाने का मेहनत पसंद आई है, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि छोटे चैनल बिना सहयोग के छोटे ही रह जाते हैं। हम यहीं पढ़ाते रह जाएंगे, लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे अगर आप हेल्प नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प करेंगे ग्रो करने में, लोगों तक पहुंचाने में। आपका 1 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती हो सकता है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ध्यान रखिए, सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और बाकी बने रहिए क्रैक नाउ पे। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, ऐसी ही शानदार वीडियो जिसमें हम उत्तर प्रदेश के करंट को अब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। जय हिंद।